हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो इस क्लास में सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। अपन भारत के भूगोल में प्रदेश टॉपिक पढ़ रहे थे। इसमें अपन है जो हिमालय के जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है इसके बारे में अपन ने प्रथम भूभाग है, अपन ने जो टोटल भौगोलिक प्रदेश भागों में बांटा था उसमें से अपन ने जो पहला है हिमालय यहाँ उत्तर पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन स्टार्ट किया था। तो अपन ने देखा था कि ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश में यहाँ अपन इसको हिमालय कहते हैं क्योंकि इसमें मेन क्या है, हिमालय राज्य है। तो इसकी उत्पत्ति है जो साइनोज़ोइक एरा के टर्शियरी युग में तृतीय काल में हुई थी। ठीक है, यहाँ तक अपन ने जो पढ़ा था। और हिमालय की उत्पत्ति के बारे में दो सिद्धांत भी पढ़े थे। एक तो भूसन्नति सिद्धांत था और दूसरा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत था। ठीक है, भूसन्नति में अपन देखा था कि अंगारालैंड और जो स्टार्टिंग में जो पृथ्वी उत्पत्ति हुई थी तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व की हुई एक ऐसी घटना हुई जिसमें क्या हुआ, जो अपने स्तर भाग को कैंची नाम दिया था वो क्या हो गया, दो भागों में बट गया था, जिसमें एक अंगारालैंड और भी दूसरा था जो स्तर भाग था गोंडवाना था। ठीक है, इसके जो 20 का क्षेत्र था उसको अपन ने जो नाम दिया था वो था टैथिस सागर था। ठीक है, तो दो दो दृढ़ भूखंडों के मध्य क्या हुआ था कि अवसाद नदियों के द्वारा अवसाद जमा हो गया था। और अवसाद के विक्षेपण होने से जो जियोसिंक लाइन थी इसमें क्या हो गया, धसा हो गया, ये नीचे की ओर बैठ गई थी। तो जो दो दृढ़ भूखंड थे इनके जो आपस में यहाँ दोनों एक दूसरे के और गति करने लगे, यहाँ पर लगने लगे, जिससे क्या हुआ कि जो अवसाद जमा हुए थे वो वलित होकर के क्या हो गए, हिमालय की उत्पत्ति हो गई यहाँ। उसके बाद जो इसमें सिद्धांत का जो भूसन्नति सिद्धांत है इसका जो समर्थन किया था मेनली वो अपन एक तो प्रोफेसर अर्गांट थे या स्वेज या कोबर मोदी ने इनका क्या समर्थन किया था। ठीक है, अगर उसके बाद अपन ने जो पढ़ा था टेक्टोनिक सिद्धांत है तो इसमें भी क्या था कि जो स्थल भाग है वो 7 भागों में या 7 प्लेटों में, और मुख्य 7 प्लेट थी और बाकी जो 20 गौण प्लेटों में विभाजित हुआ था, जिसमें हिमालय की उत्पत्ति के लिए जो मेन दो प्लेटें थी, एक तो यूरेशियाई प्लेट और दूसरी कौन सी जो भारतीय प्लेट थी, दोनों एक दूसरे की और अभिसारी गति कर रही थी। तो इसमें क्या हुआ, टक्कर होने से जो अवशेष भाग था तैतीस सागर का, उसमें क्या हुआ, गलन से क्या होगी, हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, उसका अपन देखा था। उसके बाद अपन ने हिमालय के जो ऊपरी से अनुदैर्ध्य या उत्तर से दक्षिण तक का अपन जो भाग विभाजित किया था तो उसमें अपन ने देखा था सबसे पहले जो ट्रांस हिमालय आया था, उसके बाद का जो क्षेत्र था वह हिमालय महान हिमालय कहा जाता है, और उसके बाद का जो क्षेत्र है लघु हिमालय, और उसके सबसे बाहर यह जो शिवालिक हिमालय कहा जाता है। तो इनका भी जो इसमें भी सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई थी, इसमें हिमालय महान हिमालय की, उसके बाद है जो लघु हिमालय की, और तीसरी है जो बाह्य हिमालय, इसकी जो प्लेस्टोसीन काल में हुई थी। ठीक है, और जो महान हिमालय है और उसकी भी अपन ने जो पढ़ लिया था। ठीक है, तो उसको अपन अब बारीकी से अध्ययन करते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, अपन देखेंगे कि ट्रांस हिमालय क्या है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बारे में देखेंगे। तो ट्रांस हिमालय क्या है, ये महान हिमालय के उत्तर में। ठीक है, यह महान हिमालय के उत्तर में है। ठीक है, यहाँ सर उत्तर में है। ठीक है, उत्तरी दिशा में है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ। अगर आप देखोगे तो कि मान लो ये हिमालय पर्वत है और इसके अगर आप सामने होकर खड़े देखोगे, अपन अपनी साइड से देखते हैं तो अपन को कौन सी दिशा दिखाई देगी, ये दक्षिण दिशा, और उसकी जो विपरीत साइड है वो कौन सी होगी, उत्तरी साइड होगी। तो जो महान हिमालय है जो कहाँ पर है, इसके पीछे की साइड या इसके वर्षी छाया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो इसको अपन याद रखेंगे। तो हिमालय है जो अपन ने यहाँ तक देख लिया कि हिमालय उत्तर दिशा में है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे तो हिमालय है जो इसकी लंबाई अपन देख लेंगे। ठीक है, इसकी लंबाई है जो 965 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी जो औसत ऊंचाई मानी गई है, औसत ऊंचाई मानी गई है वो लगभग कितनी है, 4500 मीटर मानी गई है। ठीक है, दूसरा इसमें देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति है जो महान हिमालय से पहले हुई है। इसकी उत्पत्ति उत्पत्ति महान हिमालय से पहले हुई थी। ठीक है, इसकी उत्पत्ति क्या है, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति है जो हिमालय से पहले मानी गई। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें और क्या है, तो इसमें है जो कैम्ब्रियन युग से टर्शियरी युग के बीच जो औषधि चट्टान है इसमें क्या जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं। तो ये ट्रांस हिमालय में यहाँ देख सकते हो,
ट्रांस हिमालय में कैम्ब्रियन युग से टर्शियरी युग तक के औषधि सेलों में जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं? जीवाश्म मिलते हैं। जैसे आप अगर सिंधु नदी घाटी है तो सिंधु नदी घाटी में क्या है, जो एंथ्रासाइट कोयल है जो अपने मेहनती कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है हिमालय के क्षेत्र में है, ट्रांस हिमालय सिंधु नदी के रीजन में मिलता है। तो अपन मान सकते हैं कि ये क्या होगा, इसमें क्या है, तो जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं। क्योंकि जीवाश्म के अवशेष क्या होते हैं, जो अपन ऐसी जो घटना है कि हजारों लाखों वर्ष पेड़ पौधे और जीव जंतु के झगड़ने से क्या होगी, तो जो कोयले में यहाँ पे इसमें परिवर्तित हो गए थे, जो ऑयल या गैस में के रूप में परिवर्तित हो गए, तो अपन मान सकते हैं कि ये क्या है, जीवाश्म के अवशेष इसमें पाए जाते हैं। और अगर आप आगे चट्टानों के बारे में, चैप्टर रॉक्स के बारे में पढ़ोगे, तो जिसमें मेनली औषधि सेल होगी, जिसमें क्या होगी, जीवाश्म के अवशेष पाए जाएंगे। तो वो भी अपन टॉपिक है जो डिटेल में है जो पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद है जो सिंधु नदी है, यहाँ इसमें देख सकते हो आगे वाले लाइन में सिंधु नदी। उसके बाद है जो सतलज नदी, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है। उद्गम भी कहाँ से होता है? उद्गम है जो ट्रांस हिमालय से होता है, ट्रांस हिमालय से होता है। ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है, कैलाश पर्वत श्रेणी से क्या होती है, इन नदियों का है जो उद्गम होता है। और बाद में ये क्या करती है, जो भारत में अलग अलग दरों के माध्यम से प्रवेश करती है। तो उसको भी अपन जानेंगे कि कौन से दरे से है जो कौन सी नदी प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद अपन लिख सकते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है, जो इसमें मान हिमालय के क्या है, पीछे की साइड पड़ रहा था, तो क्या उसको वर्षटी छाया क्षेत्र अपन कह सकते हैं। तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के, महान हिमालय के वर्षटी छाया क्षेत्र में है। ठीक है, क्षेत्र में स्थित है। जैसे अगर इसमें क्या है, तो ट्रांस हिमालय है जो वृष्टि छाया क्षेत्र में, क्योंकि हिमालय कैसा नवीन वलित पर्वत है, और ये क्या नवीन वलित पर्वत होने से इसकी क्या हाइट है, क्या विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो पाई जाती है, हिमालय में पाई जाती है। और इसकी जो ट्रांस हिमालय की औसत, अगर अपन हिमालय मान हिमालय की औसत ऊंचाई देखेंगे तो वो है 6100 मीटर। ठीक है, औसत ऊंचाई 6100 मीटर। तो इसमें से भी कई है जो छोटी है, जैसे 8848 मीटर है, या फिर 8000 के आसपास समथिंग कई छोटी है। तो अपन आगे वो पढ़ेंगे। तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र में होने से अगर बंगाल की खाड़ी होगी, या जो अरब सागर है, वहाँ से जो मानसूनी पवनें चलती हैं जो हिमालय की तरफ गति करती है, तो वो हिमालय के जो हिमालय से टकरा करके हिमालय के जो दक्षिण दिशा है इस साइड में वर्षा करती है। तो ट्रांस हिमालय में वर्षा नहीं हो पाती। तो इसमें क्या देख सकते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इस कारण अपन देख सकते हैं ट्रांस हिमालय में, हिमालय में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो वर्षा नहीं होगी, और जहाँ वर्षा नहीं होती है उस चीज को अपन क्या है, लगभग क्या होती है, वर्षा होती है जो कम होती है, तो इसके लिए उसको अपन क्या कहते हैं, मरुस्थल या डेजर्ट घोषित कर देते हैं। तो ये कैसा है, ये तो इसका इसको अपन क्या है, डेजर्ट घोषित कर दिया जाता है। और ये कैसा डेजर्ट है, ये है जो ठंडा डेजर्ट या शीत मरुस्थल घोषित किया गया। ठीक है, इस कारण ट्रांस हिमालय शीत मरुस्थल है। ठीक है, शीत मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। तो अपन ने पढ़ा है कि हिमालय के कैसे उत्तर दिशा में स्थित है, उसकी औसत ऊंचाई 4500 है, 965 मीटर इसकी क्या है, किलोमीटर लंबाई है। उत्पत्ति है जो मान हिमालय से क्या है, पहले है। ठीक है, कई बार स्टेटमेंट में इस प्रकार के क्वेश्चन बन दिया जाता है, आपको प्रत्येक जो स्टेटमेंट को ध्यान रखना है, यहाँ लाइन को पढ़ना है। कैम्ब्रियन युग से लेकर के टर्शियरी युग के मध्य इसमें जीवाश्म के अवसाद पाए जाते हैं। इसमें जो सिंधु सतलज है जो नदियों का क्या होता है,
जो कहाँ से उद्गम होता है, तो ट्रांस हिमालय से उद्गम होता है, ना कि हिमालय से, ठीक है, हिमान हिमालय से। उसके बाद अपन पढ़ेंगे तो हिमालय है जो वृष्टि छाया प्रदेश में या वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, जिसमें क्या होगी, इस कारण इसमें जो ट्रांस हिमालय में जो बरसात होगी वो कम होगी, ठीक है। बरसात कम होने से क्या होगा, जैसे बरसात कम होगी तो उसको अपन मरुस्थल की संज्ञा देते हैं, तो ये कैसा हो गया, इसको अपन ने जो कौन से मरुस्थल की संज्ञा दी गई है, शीत मरुस्थल की या कोल्ड डेजर्ट इसको अपन कहते हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अपन है जो आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि इसमें क्या है कि एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, एमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ट्रांस हिमालय में, इसमें लिख सकते हैं, इसमें एमिस मिस हाई राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो एमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ पर है, जो ट्रांस हिमालय में है, और ये है, ये किसके, हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये किसके लिए है, हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अपन ने ये पढ़ा है कि इसमें जो न्यूनतम वर्षा होती है, तो न्यूनतम वर्षा वाला भी ऐसा क्षेत्र है, तो हाँ है। तो हिमालय का जो लेह क्षेत्र है या लद्दाख का लेह है, जो उसमें क्या है, वर्षा कम होती है, और सबसे न्यूनतम तापमान भी होगा तो वो कौन सा होगा, अगर शीत मरुस्थल है तो तापमान भी कम होगा। तो जो द्रास क्षेत्र है उसमें क्या है, जो न्यूनतम तापमान है, तो न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा लेह। कौन सा हो जाएगा, लेह लद्दाख, ठीक है, लद्दाख हो जाएगा। और न्यूनतम वर्षा के बाद हो जाएगा न्यूनतम ताप, न्यूनतम तापमान यहाँ ठंडा, ठंडा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो अपन इसमें लिख सकते हैं जो द्रास क्षेत्र है, ठीक है, द्रास है जो लद्दाख में पड़ता है, वो भी क्षेत्र क्या हो जाएगा, वो भी क्या है, न्यूनतम जो तापमान वाला क्षेत्र है, अपने ये पढ़ा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब इसमें आगे अपन देखेंगे कि हिमालय को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, अलग अलग क्या है, पर्वत श्रेणियाँ हैं, उस पर्वत श्रेणी के अलग अलग क्या है, हाइट होगी, उसमें भी क्या होंगे, जो दर्रे होंगे या फिर जो ग्लेशियर होंगे, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन है जो ट्रांस हिमालय को चार पर्वत श्रेणी है, ठीक है। कितनी पर्वत श्रेणी है, चार जो पर्वत श्रेणी है, जिसमें अपन सबसे पहले है जो काराकोरम श्रेणी, कौन सी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है। दूसरी है जो लद्दाख श्रेणी, ठीक है, ठीक है। तीसरी कौन सी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी कैलाश, और चौथी कौन सी हो जाएगी, जास्कर श्रेणी, ठीक है। अगर ये कहाँ पर है, ये दोनों आप है जो लद्दाख में, ठीक है, ये दोनों लद्दाख में है, ठीक है। और ये कौन सी हो जाएगी, ये जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, चाइना, उसमें पड़ जाती है। और ये थर्ड वाली हो जाएगी, ये जो हो जाएगी लद्दाख प्लस हिमाचल प्रदेश में पड़ जाएगी, लद्दाख प्लस हिमाचल प्रदेश में पड़ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में मेनली कितनी है, चार श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर श्रेणी है, ठीक है। इसको अपन जो क्लेजा नाम से याद रखते हैं, बीच में आपको कैलाश है जो एक थर्ड नंबर पर याद रखनी, ठीक है। तो ये मेनली है जो भारत में ये तीन ही है, ठीक है। और ये कैलाश है जो ट्रांस हिमालय का भाग है। और मेनली इसमें क्या है, सिंधु और सतलज है, ब्रह्मपुत्र नदियाँ उद्गम होती है, तो इसके लिए अपन को थोड़ा अध्ययन जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अपन है जो चार श्रेणियों के बारे में अलग अलग अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो एक बार में थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, काराकोरम श्रेणी,
ये कौन सी होगी काराकोरम श्रेणी। तो इसको अगर अपन इंडिया का मैप एक बार ड्रॉ करने का, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, ये लद्दाख क्षेत्र हो जाएगा, लद्दाख क्षेत्र हो जाएगा। ये जो पी ओके हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा अक्साई चीन वाला हिस्सा हो जाएगा, अक्साई चीन हो जाएगा। तो यहाँ जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है मेनली ये कौन सी है, ये है जो अपने इसको अपन काराकोरम पर्वत श्रेणी नाम देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, विभिन्न है जो पर्वत श्रेणी है, तो ये कौन सी है, ये जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो अपन ये जो ये सबसे उत्तरी श्रेणी क्या है, ये भारत की सबसे उत्तरतम श्रेणी, ठीक है, ये है भारत की, ये भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी, ठीक है। ये भारत की कौन सी है, ये भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है, जिसका जो मुख्य विस्तार कहाँ पर है, ये अपन यूपी ओके वाला भी हो गया, ये लद्दाख का क्षेत्र है जो अपना भारत का, ये उसमें अपन अक्षय सिंह भी क्या आएगा, जो लद्दाख में आता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं, ये लद्दाख में विस्तार है, इसका विस्तार मुख्यतः लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख यूपी में है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो दूसरा है काराकोरम, अब सबसे उत्तर में है, ठीक है। तो इसमें है जो सबसे जो ऊंची चोटी भारत की जो है बॉडी ऑस्टिन की पाई जाती है, इसको अपन है जो एशिया की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं, एशिया कुछ एशिया की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो इस श्रेणी को इसमें देख सकते हो, इस श्रेणी को उस एशिया की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, हड्डी कहा जाता है किसको, काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है, उस एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और इसको जो प्राचीन काल में जो काराकोरम श्रेणी को है जो कर्षणगिरी पर्वत की संज्ञा दी गई थी, प्राचीन काल में इसको क्या है, कर्षणगिरी पर्वत की संज्ञा दी गई थी। तो प्राचीन काल में काराकोरम श्रेणी को कर्षणगिरी पर्वत की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कर्षणगिरी जो पर्वत श्रृंखला है वो किस श्रेणी को कहा जाता था, तो वो है तो काराकोरम श्रेणी को कहा जाता था, ठीक है। और ये है जो मोहंती लद्दाख में है, जो भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है, ठीक है, भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है, उस एशिया की रीढ़ की हड्डी है जो श्रेणी को कहा जाता है। तो काराकोरम श्रेणी को जो उत्तर में है और मुख्यतः है लद्दाख में विस्तृत है, ठीक है। उसके बाद इसमें अपन है जो आगे पढ़ेंगे कि इसकी जो मेनली कौन सी जो चोटियाँ हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें है जो इसकी आप पर्वत चोटी को देखेंगे तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी K2, इसको है जो K2 या गॉडविन ऑस्टिन भी नाम दिया जाता है, इसको क्या है, इसको क्या नाम दिया गया, गॉडविन ऑस्टिन भी नाम दिया गया है। और इसकी जो हाइट है जो 8,711 मीटर यहाँ मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, 8611 मीटर इसकी क्या हाइट है, यहाँ 8,711 मीटर इसकी हाइट मानी गई है। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो इसकी अपन जो है चोटियों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो चोटी आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, गॉडविन ऑस्टिन या K2, या इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। यहाँ इसको अतुंग पर्वत भी कहते हैं, अतुंग पर्वत चोटी भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, अतुंग पर्वत चोटी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसकी जो अपन ने हाइट है मैंने देख ली थी जो कितनी है, 8,711 मीटर है, ठीक है। इसको अपन देखेंगे इसकी जो ऊंचाई है जो चोटी की जो हाइट है यहाँ ऊंचाई कितनी है, 8,711 मीटर इसकी हाइट है। तो ये अपन कह सकते हैं कि भारत की जो
ये कौन से हिस्से में, तो ये पी पी हो गया वाला है भाग जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें, तो ये मैंने क्या वर्ड कह सकते हैं, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, तो वो जाएगी अपने गॉडविन ऑस्टिन या K2 या अतुंग पर्वत इसको भी कहा जाता है। इसकी हाइट है जो 8,711 मीटर, आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद अपन है जो इसमें कुछ और भी है जो पर्वत चोटियाँ हैं, इसको अपन एक बार याद करेंगे। तो इसमें एक तो आ जाएगा ईडन, जो अन्य चोटियाँ हैं, ठीक है। जो अन्य चोटियाँ में कौन सी आ जाएगी, एक तो ईडन आ जाएगी और दूसरी इसमें है जो ब्रॉड पीक आ जाएगी, ठीक है। और इसको दूसरी और अगली इसमें है जो गोसल ब्रूम, जो इसकी में आ जाएगी, ठीक है। इसकी आप हाइट है जो 8,068 मीटर और इसकी है जो हाइट 8,000 है जो 47, और इसकी है जो 8,035 मीटर इसकी हाइट, ठीक है। इनकी हाइट कितनी है, एक की है जो ईडन। कई बार इसमें सीधा क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आपको ईडन है, ब्रॉड पीक है या गोसल ब्रूम है, ये कौन सी जो पर्वत श्रेणी में है जो चोटियाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में याद रखना है, ठीक है। तो अपन ने जो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है जो भारत की सबसे क्या है ऊंची चोटी है, ठीक है, ये याद कर लिया है। और उसके बाद अपन ने जो ईडन देख लिया, ब्रॉड पीक देख लिया और गोसल ब्रूम देख लिया, ठीक है। इसकी है जो ईडन की है जो 8,068 है, इसकी है जो हाइट है जो 8,047 मीटर है, और इसकी जो गोसल ब्रूम की है जो 8,045 मीटर इसकी है जो हाइट अपन ने देख ली, ठीक है। तो अपन ने जो काराकोरम श्रेणी के बारे में जो अध्ययन कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो इसकी चोटियाँ देख ली है, अब इसमें क्या है जो ग्लेशियर जो पाए जाते हैं मेनली घाटियों के अंदर, तो उसके बारे में देखेंगे कि ग्लेशियर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि जो काराकोरम श्रेणी है इसमें घाटियाँ घाटियाँ ग्लेशियर कौन कौन से, तो आप इसमें एक जो घाटी है नुब्रा घाटी, ठीक है, नुब्रा घाटी हो जाएगी। और इसमें एक अलग हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी सिगार घाटी, सिगार घाटी। और तीसरी इसमें जो हो जाएगी उंजा घाटी, कौन सी हो जाएगी, उंजा घाटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें है जो ग्लेशियर है जो सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है, सियाचिन है जो ग्लेशियर पाया जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है जो क्या है, ये 78 किलोमीटर इसकी जो क्या है हाइट है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, 78 किलोमीटर है जो इसकी हाइट मानी गई है किसकी, तो अपन है जो सियाचिन ग्लेशियर है जो नुब्रा घाटी में स्थित है, जो सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है जो कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। उसके बाद इसमें सिगार घाटी में बाल्टोरो और व्याप है, ठीक है। इसमें कौन सा आ जाएगा, बाल्टोरो और व्याप, व्याप ग्लेशियर आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मुंजा घाटी में है जो स्पर और बाटूरा, स्पर और बाटूरा ग्लेशियर पाए जाते हैं। यहाँ तक उल्लेख करता है, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अपन ने जो मेनली कितना है जो 3 घाटी है, इनमें जो ग्लेशियर पाए जाते हैं, नुब्रा घाटी में जो कौन सा ग्लेशियर हो जाएगा, तो सियाचिन हो जाएगा। और उसके बाद है जो बाल्टोरो और व्याप है जो इसमें है जो सिगार घाटी में। उसके बाद है जो मुंजा घाटी में है जो बाटूरा और स्पर है जो इसमें पाए जाते हैं, कौन से, ये है जो इसमें क्वेश्चन कैसे बढ़ेगा, तो आपको याद रखना है कि मेनली पूछ लिया जाए कि सियाचिन ग्लेशियर कौन सी घाटी में है, तो ये हो जाएगा। इसमें अपन इसको अपन ये जो घाटी है और ये क्या ग्लेशियर के नाम है याद रख सकते हो। यहाँ सिगार घाटी है जो कौन सी पर्वत श्रेणी में है, तो आगे आप कई घाटियाँ पढ़ोगे या पर्वत श्रेणियाँ पढ़ोगे तो उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे, तो इसमें आपको क्या करना, बार बार रिवाइज करोगे। नुब्रा घाटी हो गई, सिगार घाटी हो गया और मुंजा घाटी हो गई। इसमें है जो एक तो बाटोरो और व्याप है जो सिगार घाटी में, उसके बाद मुंजा से इस पर याद रख सकते हो, और उसके बाद है जो बाटोरो ग्लेशियर, ये दोनों इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन है जो दरे या पासेज देखेंगे। दरे या पासेज क्या होते हैं, तो ऐसा जो संक्रामक मार्ग होता है जो दो स्थानों को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो अपन देखेंगे काराकोरम श्रेणी की प्रमुख जो दरे हैं। तो काराकोरम श्रेणी की प्रमुख जो दरे होता है उसके बारे में अपन अध्ययन
जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले दर्रा आ जाएगा जो काराकोरम दर्रा आ जाएगी। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ये जो कहाँ पर है, ये जो लद्दाख में स्थित है, जो उसका दर्रे का नाम क्या है, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, और ये कहाँ पर है, ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये है जो सिक्किम प्रांत और लद्दाख को जोड़ने का प्रयास करता है। जो काराकोरम जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो लद्दाख को और सिक्किम प्रांत चीन को जोड़ने का जो काम करता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, ये भारत का कैसा है, जो सबसे ऊंचा दर्रा है, और ये क्या करेगा, चीन के, यह चीन के सिक्किम प्रांत, सिक्किम प्रांत को लद्दाख से जोड़ता है। जैसे ये दो घाटियां होगी, जैसे ये दो पर्वत है, तो इसके जो बीच का जो मार्ग होगा उसको अपन ने क्या कह दिया, ये जो क्या हो जाएगा, दर्रा यहाँ परचेज हो जाएगा। ठीक है, आप अपने आसपास अगर दो रहे हैं तो देखोगे तो उसके जो बीच का जो मार्ग होता है उसको अपन क्या मान सकते हैं, दर्रा मान सकते हैं। उसके बाद जो बगील अगिल दर्रा है, तो ये भी क्या है, ये भी लद्दाख में है, जो चीन में जोड़ता है। ठीक है, ये भी क्या है, इसके बाद दूसरा दर्रा है अगिल दर्रा। कौन सा दर्रा आ जाएगा, अगिल दर्रा आ जाएगा। ये भी कहाँ पर स्थित है, ये भी लद्दाख में स्थित है। कौन सी श्रेणी में है, तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कौन सी, काराकोरम श्रेणी में स्थित है, और ये भी क्या है, भारत को चाइना से जोड़ता है, भारत को चीन से जोड़ता है। ठीक है, तो ये पुराने टाइम में है, जो कई कई दरों में जो वाहनगम्य है, जो संसाधनों के लिए यूज होता था। ठीक है, तो अपन ने जो एक तो जो काराकोरम दर्रा देख लिया, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ये जो भारत का जो सबसे ऊंचा है, इसकी अगर आप हाइट लिख दोगे तो ये हो जाएगा 5546 है, जो मीटर की हाइट पर स्थित है। ठीक है, 5546, यहाँ 5546 मीटर की हाइट पर स्थित कौन सा दर्रा है, तो इसको अपन जो काराकोरम दर्रा है। ठीक है, काराकोरम दर्रा है जो 5546 किलोमीटर सॉरी मीटर की ऊंचाई पर, ये सिक्किम प्रांत को लद्दाख से जोड़ता है। दूसरा दर्रा अगिल दर्रा है, तो काराकोरम श्रेणी का है, तो इसमें दो दर्रे, काराकोरम दर्रा और अगिल दर्रा। ठीक है, जो क्या करता है, भारत को चाइना से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद की जो अगली श्रेणी आएगी, तो अपन देखेंगे कि काराकोरम श्रेणी की जो विशेषता है, अपन ने ये देख ली। तो इसमें जो एक जो गॉडविन ऑस्टिन थी, जो अपन ने देख लिया है। उसके बाद है जो ईडन के बारे में अपन ने जो देख लिया था। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। उसके बाद अगली जो श्रेणी है वो देखेंगे अपन, लद्दाख श्रेणी। दूसरी श्रेणी क्या है, लद्दाख श्रेणी है, तो ये भी क्या है, ये जो काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अगर आप काराकोरम श्रेणी के बाद अगर कोई श्रेणी दूसरी आएगी, तो वो दक्षिण में कौन सी आ जाएगी, जो लद्दाख श्रेणी है। इसका भी विस्तार क्या है, इसका भी जो विस्तार है लद्दाख में स्थित है। ठीक है, यह श्रेणी काराकोरम, काराकोरम ये श्रेणी जो काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख में स्थित है। ठीक है, यह क्या है, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख में स्थित है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसको अपन कह देंगे राकापोसी है, जो क्या है, सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसको अपन करेंगे, यह इसमें इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, राकापोसी, राकापोसी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है जो कौन सी है, राकापोसी है, और ये क्या है, ये सर्वाधिक सबसे तीव्र ढाल वाली है। ठीक है,
ये कैसी है, तीव्र ढाल वाली। तो अगर आपको पूछा जाए कि जो भारत की सबसे तीव्र ढाल वाली जो पर्वत चोटी होगी तो वो कौन सी होगी, तो वो हो जाएगी लद्दाख। अगर आप जैसे मान लो ये क्या है, ये एक जो पर्वत श्रेणी जो लद्दाख में है, इसको अपन लद्दाख श्रेणी कह सकते हैं। तो इस पर जो सबसे जो तीव्र ढाल वाली होगी तो उसको अपन क्या दे दिया है, इसको अपन अराकापोसी नाम दे दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये जो क्या है, काराकोरम श्रेणी क्या है, सॉरी लद्दाख श्रेणी काराकोरम के दक्षिण में, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जो अराकापोसी है। और अगर इसकी आप ऊंचाई देखोगे तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, इसकी ऊंचाई आ जाएगी 7,788 मीटर इसकी क्या आ जाएगी, हाइट निकल के आ जाएगी। ठीक है, 7781 मीटर है जो इसकी है जो हाइट निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये क्या है, सबसे तीव्र ढाल वाली। आप इसको विश्व की भी भारत की है तो विश्व की भी है, विश्व की क्या है सबसे तीव्र ढाल वाली है, तो भारत की भी क्या जाएगी, ये सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली छोटी हो जाएगी। इसको आप लद्दाख श्रेणी में याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद है अपन लद्दाख में जो प्रमुख दर्रे हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है लद्दाख के जो प्रमुख दर्रे हैं उसके बारे में अपन याद रखेंगे। तो अगर इसको मैं लद्दाख श्रेणी मान देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, जो पासेस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन है जो इसको ठीक है, उसके बाद इसको अपन है जो खारदुंग दर्रा देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन कौन सा देखेंगे, खारदुंग दर्रा है जो देखेंगे। एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसको हम थोड़ा ऊपर बढ़ाकर देख सकते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे खारदुंग दर्रा। ठीक है, खारदुंग है जो दर्रा, इसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो खारदुंग दर्रा ये जो विश्व का सबसे ऊंचा अवानगम्य दर्रा। ठीक है, ये क्या है, खारदुंग दर्रा जो विश्व का सबसे ऊंचा अवानगम्य दर्रा, ये है विश्व का सबसे ऊंचा वाहनगम्य दर्रा है। ठीक है, वाहनगम्य दर्रा। अब तक अपन ने जो इससे भी हाइट वाले पढ़े थे, बट उसमें क्या है जो ट्रांसपोर्ट का काम नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे ऊंचा है जो कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा वाहनगम्य दर्रा कौन सा हो जाएगा, खारदुंग है जो दर्रा है। ठीक है, ये क्या करता है, लेह को सियाचिन से जोड़ता है। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको अपन में अगर ये जो लद्दाख श्रेणी है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर क्या है, सियाचिन स्थित है। ठीक है, सियाचिन स्थित है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेह है। ठीक है, ये क्या करेगा, लेह को जो जोड़ेगा, तो इस दर्रे का हमने क्या नाम दे दिया, खारदुंग दर्रा। ठीक है, खारदुंग दर्रा। ठीक है, और इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, खारदुंग दर्रा है जो क्या करेगा, सियाचिन को है जो, इसको अपन लिख सकते हैं ये है सियाचिन को लेह से जोड़ता है। ठीक है, तो आप याद रखोगे सबसे पहले इसकी जो विशेषता है, सबसे ऊंचा है, क्या है ऊंचा, किस वजह, क्या रीजन, क्या ऊंचा, तो ये जो वाहनगम्य दर्रा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए काम होने वाला सबसे दर्रा ऊंचा है जो अपन वाहनगम्य दर्रा। ठीक है, उसके बाद दूसरा दर्रा है जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सांगला दर्रा। ठीक है, दूसरे दर्रा का नाम क्या है, सांगला दर्रा। यह दूसरा सबसे ऊंचा वाहनगम्य दर्रा है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो ये सांगला दर्रा हो जाएगा। तो मेनली आपको लद्दाख श्रेणी में है जो दो दर्रे याद रखने हैं आप, तो एक तो सांगला और एक खारदुंग दर्रा है जो याद रखना है। तो इसमें जो दूसरा सबसे ऊंचा है जो कौन सा हो जाएगा, वाहनगम्य दर्रा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अपन जो पढ़ेंगे कैलाश श्रेणी।
ठीक है। तो कैलाश सरणी कहाँ पर है, तो अपन ने पढ़ा था कैलाश सरणी ये जो तिब्बत में, और इसकी क्या विशेषता है, तो इसमें जो सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों में है उद्गम होता है। ठीक है, इसमें है जो अपने देख लिया था सबसे जो इसकी ऊंची चोटी थी लद्दाख की, वो कौन सी थी, लद्दाख श्रेणी की, तो राकापोसी थी। और ये क्या सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली, यानी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली अगर कोई चोटी है तो वो कौन सी हो जाएगी, राकापोसी हो जाएगी। ठीक है, लद्दाख में स्थित है, लद्दाख के में लद्दाख श्रेणी में स्थित है। उसके बाद अपन देखेंगे अगली कैलाश श्रेणी। ठीक है, अब अपन देखेंगे कैलाश श्रेणी है ये पर कहाँ पर है, ये तिब्बत में स्थित है, तिब्बत या चाइना में स्थित है। इससे क्या होती है, इससे जो सतलज है, सिंधु सिंधु नदी, यहाँ सतलज या ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्या होता है, इसी से दर्रे से, सॉरी इसी से क्या होता है, जो पर्वत श्रेणी से होता है। ठीक है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है तो उसको अपन कैलाश चोटी कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी को अपन क्या कहेंगे, कैलाश चोटी। कैलाश चोटी क्या हो जाएगी, इसकी सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी हो जाएगी, और जिसकी हाइट क्या है 6,700 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, जो कैलाश है इसको अपन ब्रीफ में ही जानकारी रखेंगे, क्योंकि ये भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है जो सिंधु सतलज नदियाँ हैं जो उद्गम होती है, इसके बारे में पढ़ने हैं जो पढ़ ले। उसके बाद अपनी जो मेन अगली जो श्रेणी आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, जास्कर श्रेणी। ठीक है, जास्कर श्रेणी ये कहाँ पर पड़ती है, तो इसको आप याद रखोगे, ये है जो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ेगी, लद्दाख और प्लस हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में संयुक्त रूप से पड़ती है। और इसकी जो क्या विशेषता है, तो ये है जो अपन एक तरीके से ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, जो कौन सी, ये है, इसको मान सकते हैं ये है ट्रांस हिमालय की, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। इसकी क्या विशेषता है, ये जो ट्रांस हिमालय की अपन ने सबसे पहले है जो काराकोरम, फिर आपने है जो लद्दाख, उसके बाद है जो यहाँ पर आपने जो पढ़ा था कैलाश, और उसके बाद है जो अपन ने क्या पढ़ा था, तो अपन ने जो जास्कर के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लद्दाख और जो जास्कर के बीच से एक नदी प्रवाहित होती है, उस नदी को एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि सिंधु नदी है जो किन दो पर्वत श्रेणियों से निकलती है, तो वो है सिंधु नदी है। जो कैलाश एक तो जास्कर हो जाएगी, और एक कौन सी हो जाएगी, लद्दाख हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगी, यहाँ से जो प्रवाहित नदी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, सिंधु नदी। ये कैलाश पर्वत है, अगर ये कैलाश श्रेणी है तो यहाँ से जो नदी उद्गम होती है, और बाद में ये इसको आप लद्दाख मान सकते हो, और उसके बाद इसको जास्कर श्रेणी मानते हैं। उससे जो नदी निकलती है उस नदी का क्या नाम है, सिंधु नदी है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि सिंधु नदी, सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी, सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी के मध्य से गुजरती है। ठीक है, तो सिंधु नदी है तो कहाँ से गुजरेगी, एक तो लद्दाख से, और दूसरी है जो जास्कर श्रेणी से मेनली गुजरती है। उसके बाद अपन ने जो इसमें जो दर्रे हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले है जो दर्रा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, जास्कर दर्रा आ जाएगा। ठीक है, जास्कर दर्रा या सॉरी जोजिला दर्रा, कौन सा आ जाएगा, जास्कर जोजिला दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा है, जोजिला दर्रा है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो जास्कर श्रेणी में स्थित है, जो श्रीनगर को क्या करता है, लेह से जोड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पर है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, कौन सा है, जोजिला दर्रा, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद है जो अपन फाटूला दर्रा है जो पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी क्या करेगा, ये भी है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा, श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य कौन सा करेगा, फाटूला दर्रा है जो कहाँ पर स्थित है, जास्कर श्रेणी में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है जो बारालाचा दर्रा है जो कहाँ पर स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। जो बारालाचा दर्रा है इसको अपन याद रखेंगे। तो ये है जो अपन हिमाचल प्रदेश, यहाँ हिमाचल प्रदेश का जो मंडी शहर है इसको जो को क्या करता है, लेह से जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, जो हिमाचल प्रदेश में जो बारालाचा पड़ता है, और कौन सी श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में स्थित है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको या बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद है लुंगलाचा दर्रा है, ये भी का है, ये भी जो जास्कर श्रेणी में है, और ये क्या करेगा, ये भी जो लेह है वो किसके साथ जोड़ेगा, मनाली है और उसको लेह से जोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला दर्रा है वो लुंगलाचा दर्रा, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, ये जो मनाली हिमाचल प्रदेश को किसके साथ जोड़ेगा, लेह के साथ जोड़ता है, लेह लद्दाख को जोड़ता है, ठीक है। ये जो लुंगलाचा दर्रा है ये भी क्या करेगा, जो हिमाचल प्रदेश को है जो इसके साथ जोड़ेगा। उसके बाद शिप्तला दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश में जो जहाँ से क्या है, भारत में और तिब्बत के मध्य स्थित है, जहाँ से क्या है जो कौन सी नदी है, जो सतलज नदी प्रवेश करती है, ठीक है। शिप्तला दर्रा, तो ये क्या करेगा, इससे है जो भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, भारत का जैसे हिमाचल प्रदेश और क्या है जो तिब्बत के बीच स्थित है, तिब्बत में और सिंधु नदी प्रवेश करती है, ठीक है। सिंधु नदी इस दर्रे से क्या है, प्रवेश करती है। तो जोजिला दर्रा आप पढ़ोगे, जोजिला से आप जास्कर से जोजिला, यहाँ फाटूला दर्रा है जो श्रीनगर को क्या करता है, लेह से जोड़ता है। यहाँ जो बारालाचा दर्रा है जो मंडी जो शहर है हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है। उसके बाद है जो लुंगलाचा दर्रा है ये भी क्या है, मनाली को लेह से जोड़ता है। उसके बाद शिप्तला दर्रा है जिसको आप इम्पोर्टेंट करते हो, इससे है जो सतलज नदी है जो भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। ये अपन ने है जो जास्कर श्रेणी के बारे में पूरा जो जो काराकोरम श्रेणी से स्टार्ट होकर के लद्दाख, कैलाश और उसके बाद जास्कर श्रेणी है, इसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। अब अपन इसमें जो नेक्स्ट चीज़ देखेंगे वो है हिमालय के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है जो हिमालय के बारे में देखेंगे, और इस क्लास को अपन है जो कल कंटिन्यू आगे हिमालय के है जो वर्ध हिमालय, हिमान हिमालय की उत्पत्ति है उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो इस क्लास को देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद, थैंक यू।